नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जांगेड़ एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पार्ट फर्स्ट में संवैधानिक विकास को पढ़ा और उसमें हमने ये पढ़ा पार्ट फर्स्ट में कि संविधान किसे कहते हैं और संवैधानिक विकास की शुरुआत किस प्रकार होती है, किस प्रकार अंग्रेज़ भारत के अंदर आते हैं, अपना व्यापार करते हैं, व्यापार को मजबूत करते हैं और उसके बाद में भारतीय राजनीति में किस प्रकार वो हस्तक्षेप करते हैं। आज से हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कौन कौन से अधिनियम लागू किए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत पर लगाया गया ये पहला लिखित कानून था। इस कानून के द्वारा कुछ प्रावधान किए गए। जो पहला प्रावधान किया गया था, देखो भारत में 3 ब्रिटिश प्रांत हैं। एक तो था बंगाल, एक बंबई प्रांत था और एक मद्रास। इन तीनों प्रांतों पर अलग अलग गवर्नर थे। ये तीनों गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे और तीनों स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। यानी कि ये जो बंबई के जो गवर्नर है, मद्रास का जो गवर्नर है और बंगाल का जो गवर्नर है, वो तीनों स्वतंत्र रूप से किसके प्रति उत्तरदायी थे? ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार भारत में नियंत्रण की कमी थी और उस नियंत्रण की कमी के कारण भारत के अंदर भ्रष्टाचार फैला। यानी कि जो कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया? भ्रष्टाचार किया और कंपनी को आर्थिक क्षति हुई। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया और इसमें एक परिवर्तन किया गया। परिवर्तन क्या किया गया? ये जो बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो बंबई का जो गवर्नर था और जो मद्रास का गवर्नर था, अब उसे गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि जो बंबई का जो गवर्नर था और जो मद्रास का जो गवर्नर है, अब उसे बंगाल के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। इस प्रकार भारत के अंदर क्या बढ़ा? नियंत्रण को कठोर किया गया। अब ये जो गवर्नर जनरल है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? वो है ब्रिटिश सरकार के प्रति। यानी कि जो बंबई का जो गवर्नर है और जो मद्रास का जो गवर्नर है वो अपनी रिपोर्ट देंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को। उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो अपनी रिपोर्ट देगा ब्रिटिश सरकार को। इस प्रकार भारत के अंदर नियंत्रण को बढ़ाया गया। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उस वक्त कौन था? यानी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, तब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था और बंगाल का जो है गवर्नर कौन था? यानी कि जो बंगाल का जो गवर्नर था वही बाद में क्या बनता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। तो पहला प्रश्न है कि बंगाल का जो, अब यहाँ पर जो बंगाल का जो गवर्नर था वो हो गया बंगाल का अंतिम गवर्नर और ये जो गवर्नर जनरल बना है बंगाल का वो हो गया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल।
तो यहां पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो वो कौन था, वो था वारेन हेस्टिंग्स। ये उस वक्त कौन था, बंगाल का गवर्नर था। इस प्रकार ये बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर सेम आएगा, वारेन हेस्टिंग्स। इस प्रावधान से ये दो प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत पर नियंत्रण को ज्यादा कठोर बनाया जा सके। दूसरा जो प्रावधान था उसके तहत कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य की जो है वो राजधानी थी, इसलिए कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1774 ईस्वी के अंदर। इसमें 4 सदस्य थे, यानी कि 4 न्यायाधीश थे, और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसके तहत जो दूसरा प्रावधान किया गया था वो किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंदर सन 1774 में। यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो कंफ्यूज होता है जब यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, और वहाँ पे जब ऑप्शन आते हैं जैसे 1773 है, 1774, 1775, 1776, तो विद्यार्थी अक्सर ऐसा सोचता है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसका जो आंसर है वो 1773 होगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी स्थापना 1774 में यानी कि 1 वर्ष बाद में की गई थी, सन 1774 के अंदर। और अगर ये 1774 अगर ऑप्शन में नहीं आए, यहाँ पे और कोई अगर ऑप्शन आए, तब आपका आंसर क्या हो सकता है, 1773 का हो सकता है। इसके अंदर 4 सदस्य थे और उनके अंदर जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। इस प्रकार 1773 के द्वारा भारत के अंदर नियंत्रण को और अधिक कठोर बनाया गया। अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। (1784) की। उस वक्त जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे पिट्स द यंगर। पिट्स द यंगर, इनके नाम पर ही जो है
इस एक्ट का नाम जो है पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। इसके द्वारा जो प्रावधान किए गए थे उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पहला प्रावधान ये किया गया था, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अब राजनीतिक कार्य भी करती थी और इसके साथ में व्यापारिक कार्य भी कर रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं नियंत्रण का अभाव था। इसलिए उस नियंत्रण को और अधिक बढ़ाने के लिए कंपनी के व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की स्थापना की गई। इस वक्त इसमें 24 सदस्य थे। इसका जो अध्यक्ष होता था वो गवर्नर होता था। इसका काम था व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण रखना। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इसमें 6 सदस्य थे और जो इसका अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था, इसका मतलब है कि वो सरकार का मंत्री था। इस प्रकार सरकार का सीधा सीधा नियंत्रण जो है वो कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर होने लगा। और इधर जो है व्यापारिक कार्यों की नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। उसके अंदर कितने सदस्य थे? 24 सदस्य और एक गवर्नर था। इस प्रकार कंपनी के राजनीतिक कार्यों को और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत दूसरा प्रावधान ये किया गया कि कंपनी के जो अधिकारी अगर कोई अवैध कार्य करते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए इंग्लैंड के अंदर एक अलग से न्यायालय की स्थापना कर दी गई, ताकि इस कार्य के अंदर समय का दुरुपयोग नहीं हो सके, जल्दी से जो है निर्णय लागू किए जा सके। क्योंकि दूसरे देश के अंदर जो कंपनी शासन कर रही थी उससे ब्रिटिश सरकार को काफ़ी घाटा हो रहा था, इसलिए नियंत्रण अधिक करने के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया। इसके तहत कंपनी के अधिकारियों के अवैध कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की।
इस प्रकार कंपनी के अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी कि जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का एक्ट है, इसके तहत दो मुख्य प्रावधान किए गए। एक, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। दूसरा, कंपनी के जो अधिकारी हैं अगर वो अवैध कार्य करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए इंग्लैंड में एक अलग से कोर्ट की स्थापना कर दी गई। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस प्रकार कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग अलग किया गया। तब आंसर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। दूसरा प्रश्न आता है कि कंपनी के अधिकारियों पर के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए अलग से कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई। तब आंसर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। अठारह सौ 13 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। पहले कंपनी भारत के अंदर केवल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है केवल वही व्यापार करती थी। इसके अलावा कोई दूसरी जैसे कंपनी है जो ब्रिटिश की है वो भारत के अंदर व्यापार नहीं कर सकती थी। अब ये काम किया गया इसके तहत कि भारत के अंदर अब चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ये दो व्यापार है, इन पर तो एकाधिकार किसका होगा, केवल और केवल जो है एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। यानी कि ये जो दो व्यापार हैं, एक तो चाय का व्यापार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, इसके अलावा कोई दूसरी ब्रिटिश कंपनी चाय का व्यापार नहीं कर सकती। दूसरा काम, चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, इस चीन के साथ में अगर कोई व्यापार करना होगा तो वो केवल और केवल कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके अलावा दूसरी कोई कंपनी चीन के साथ में व्यापार नहीं कर सकती। इस प्रकार जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे थोड़ा सीमित किया गया। पहले कंपनी जितने भी काम करती थी वो केवल कंपनी ही कर सकती थी, चाहे किसी का भी जैसे कपड़ा का व्यापार करना हो या मसालों का व्यापार करना हो वो केवल और केवल कंपनी करती थी। अब जो है कंपनी के जो अधिकार थे उसको सीमित कर दिया गया। अब केवल वो दो पर ही जो है ये जो दो ही जो व्यापार है वो केवल कौन कर सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। इसके अलावा जैसे वो मसालों का व्यापार करना है, कपड़ों का व्यापार करना है, अब कोई भी जो ब्रिटिश कंपनी है वो कर सकती है। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा या इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित किया गया। पहले ये हर प्रकार का व्यापार केवल कंपनी ही करती थी, अब केवल चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार पर ही इसका एकाधिकार रहा। बाकी जो व्यापार है वो सभी कंपनियों के लिए खोल दिए गए। दूसरा प्रावधान, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे उनको भारत में भेजा गया और उनको ये कहा गया कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना है और लोगों से जो है धर्मांतरण करवाना है। तो ये जो कार्य किया गया था ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। तीसरा जो प्रावधान है वो है भारतीय शिक्षा पर
भारतीयों के लिए शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। भारतीयों के लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए, उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ये प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। कोई भी विद्यार्थी अगर इनके नोट्स बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित किया गया। इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि पहले भारत के अंदर जितना भी व्यापार था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी। लेकिन अब उसके इस एकाधिकार को सीमित कर दिया गया, उसके जो ये क्षेत्राधिकार था उसको सीमित कर दिया गया। अब वो केवल चीन के साथ में व्यापार कर सकती है और चाय के साथ व्यापार कर सकती है। इन दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा क्षेत्र है तो वो सभी कंपनियों के लिए खुला है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। और तीसरा प्रावधान है कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्योंकि इस समय ब्रिटिश साम्राज्य काफ़ी फैल गया था, इसलिए भारत के ऊपर एक महत्वपूर्ण पद स्थापित करने के लिए जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे अब भारतीय गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ पर प्रश्न आता है कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वो कौन था, और दूसरा कि जो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन था। जब ये प्रावधान लागू किया गया था उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इस प्रकार यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं जो अति महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दूसरा प्रावधान, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया था और उस परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी कार्य भी दे दिए गए। तीसरा प्रावधान है,
भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया।